गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो सेकेंड ईयर सिविल, सेकेंड ईयर मैकेनिकल और बीटेक की ब्रांचेस को है, उसके वीडियोस के सीरीज के अंदर जिसका पहला वीडियो था अपना बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन ने देखा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखी थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखी थी। फिर सेकेंड वीडियो इस सीरीज में फॉलो हुआ जिसमें भी स्टडी हुक्स लॉ। Along with that, we study stress strain curve, three basic properties. कौन सी three properties of bodies, that is elasticity, plasticity, rigidity. उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जाके we'll be today studying out expression for elongation developed. क्या स्टडी करना है? तो expression for elongation developed when a member is subjected to axial load. अब एक्सियल का मतलब क्या होता है? लोड अप्लाइड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बेसिक एक्सप्रेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें अपन स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ, एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन डेवलप व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। नाउ लेट अस कंसीडर एनी मेंबर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका कैपिटल A है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड P। P इतना लोड लगाते हैं एक्सियल टेंसाइल, L इतने लेंथ ऑफ द मेंबर पर, A उसका एरिया है। अपने को पता है स्ट्रेस छोटा p क्या होता है, तो कैपिटल P बाय A, कैपिटल P है लोड, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन डेवलप्ड क्या होती है? तो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेसिकली स्ट्रेन क्या है? तो अपन ने देखा था सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि स्ट्रेन वाज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। यहाँ लेंथ है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर अपने को पता है कि बाय हुक्स लॉ जब भी कोई मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस करते, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोला था अपन ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। P की वैल्यू डालेंगे कैपिटल P बाय ए, कैपिटल E वैसे का वैसे, डेल्टा L बाय एल, और यहाँ से एक्सप्रेशन निकलता डेल्टा L होता PL अपॉन ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन डेवलप्ड चेंज इन लेंथ व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड P। जब एक्सियल लोड P किसी मेंबर पे लगता तो उसमें चेंज इन लेंथ कितनी होती? तो उसमें चेंज इन लेंथ होती है डेल्टा L इक्वल टू PL अपॉन ए। Remember friends, you are with Aneet Pendari on his YouTube channel, on my YouTube channel, Aneet Pendari's YouTube channel, in which we had been discussing basically with two subjects. One is engineering mechanics and second is the strength of material. Strength of material के वीडियोस में पहला बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का सेकंड वीडियो फॉलो हुआ, और अब ये तीसरा वीडियो जिसमें एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन डेवलप्ड व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। इसके पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग अपन ने ग्राफिकल मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम वाला पार्ट मोर सर्कल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से मैंने स्पेशली फोकस किया था। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन डेवलप्ड when a member is subjected to axial load। बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, कोई एक मेंबर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो ए, जिस पे एक्सियल लोड लगा P। एक्सियल का मतलब टेंसाइल भी हो सकता है, एक्सियल का मतलब कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। स्ट्रेस क्या होती है? तो स्ट्रेस होती है स्मॉल p इज लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बाय हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होगा कैपिटल E इनटू स्मॉल e। डेल्टा L की वैल्यू कितनी बनी? तो PL अपॉन A। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब भी मेंबर को P इतना लोड लगेगा, चाहे टेंसाइल हो चाहे कॉम्प्रेसिव हो, तो डेल्टा L क्या बनेगा? तो डेल्टा L विल बी ऑलवेज PL अपॉन A। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर पार्ट में अपन एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन डेवलप
व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड के अलावा एक चीज और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में इस पर एक 7 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? सिंगल एक्सियल लोड हो पी, तो अपन ने तो देख लिया कि एक्सियल लोड पी हो तो डेल्टा एल क्या होता? पी एल अपॉन ए। But in case if you have a member which is nothing but composition of different parts, now that different parts may have uniform cross sectional area, can even be of different cross sectional areas. एक कोई कंपोजिट ना बोलते हैं, कोई एक मेंबर ले लेते हैं जिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, 3 different cross sectional areas. Along with this it is subjected to loads P1, इधर के साइड P2, इधर के साइड P3, इधर के साइड कुछ P4, इस पार्ट की लेंथ L1, इसकी L2, इसकी L3। ऐसा कोई अगर मेंबर है और इस मेंबर पर डिफरेंट लोड्स लगते हैं, इफ यू हैव नंबर ऑफ लोड्स एक्टिंग, देन व्हाट इट सेज इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड, व्हेन अ मेंबर इज एक्टिंग acted upon when number of loads are acting on a body, जब भी किसी मेंबर पर, किसी बॉडी पर नंबर ऑफ लोड्स एक्ट होते हैं, then the resulting strain जो रहती अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से जो रिजल्टिंग स्ट्रेन होगी वो अलजेब्रिक सम होगी ऑफ ऑल द स्ट्रेन्स caused by individual load। देखो यहाँ लोड कितना है P1, इधर कितना है P2, इधर कितना है P3, इधर कितना है P4। ये जो अपन ने थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन देखा था डेल्टा L इक्वल टू PL बाई E, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, उसमें दोनों तरफ लोड एक जैसा था, एक ही नेचर का, इक्वल मैग्नीट्यूड का। अगर ऐसा हो तो वी नो डेल्टा L इज PL अपॉन E। लेकिन अगर एक तरफ P1 एक तरफ P2 हो जाए तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर when a member is subjected to number of loads when number of loads are acting on the body, then according to principle of superposition the resulting strain is algebraic sum of strain due to each individual load। हर एक इंडिविजुअल लोड की वजह से जो स्ट्रेन तैयार होगी उसका अल्जेब्रिक सम ले लो। अल्जेब्रिक इसलिए क्योंकि टेंसाइल होगा तो लेंथ चेंज इन लेंथ पॉजिटिव होगा, टेंसाइल नेचर का होगा, इलॉन्गेशन होगा। कॉम्प्रेसिव लोड आएगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन लेंथ। तो हर एक लोड के वजह से जो स्ट्रेन तैयार हो रही वो स्ट्रेन सेपरेटली कंसीडर कर लो ईच इंडिविजुअल लोड के वजह से और उसका अलजेब्रिक सम ले लो। दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते and that will finish out this video. What principle of superposition is? When number of loads are acting on a body, then the resulting strain is the algebraic sum of strain due to each individual load। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्लोली रिपीट करता हूँ, आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझ लो। हो सकता है अगर हो सके तुमसे तो तुम लिख भी लो। When number of loads are acting on a body, then the resulting strain is the algebraic sum, SUM, algebraic sum of strain due to each individual load। When number of loads are acting on a body, then the resulting strain is the algebraic sum of strains due to each individual load। अब इस पर का एक प्रॉब्लम अपन कंसीडर करते, इस पर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते। इंस्टेड ऑफ टेकिंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आई विल बी कंसीडरिंग आउट, मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेने के बजाय वेरिएबल क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आ जाए तो फिर एरिया तो सेम ही रहेगा। कोई एक प्रॉब्लम ले लेते, एक न्यूमेरिकल ले लेते, सो एज टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल मोर इजीली, मोर करेक्टली। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते वो अब अपने को देखना है। कोई एक मेंबर ले लेते जिस इज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ लोड्स। इधर के साइड लोड है P1, यहाँ पर लोड है P2, इधर के साइड लोड है P3 और यहाँ पर लोड है P4।
चार अलग अलग लोड्स को इस मेंबर को सब्जेक्ट कर दिया है, जबकि हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है, तो पहले पार्ट की 120 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट की 60 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट की लेंथ है 90 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 625 mm square. The area of second part is 2500 mm square and the area of third part is 1250 mm square. ये प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि a member ABCD is subjected to point loads P1, P2, P3 and P4 as shown. Calculate the value of force P2 necessary to maintain equilibrium if P1 is equal to 45 kilonewton, P3 is equal to 450 kilonewton and P4 is equal to 130 kilonewton. देखो P1 की वैल्यू है 45 kilonewton, P3 है 450 kilonewton, P4 है 130 kilonewton। अपने को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए P2 की वैल्यू निकालनी है, साथ साथ टोटल इलॉन्गेशन डेवलप्ड इन द मेंबर निकालना है। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर वन is 2.1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया है, तो इट इज 2.1 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल काय पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। यहाँ एरियाज भी वेरिएबल ले लिए मैंने, न्यूमेरिकल एक ही अपने को अगर कंसीडर करना है तो अपन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ कंसीडर करेंगे, इसलिए मैंने एरिया वेरिएबल ले लिया। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो तो एरिया सेम मिल सकता है, एरिया सेम रह सकता है प्रॉब्लम में। ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा, इसका वेटेज एग्जाम ओरिएंटेड 8 से 9 मार्क तक रहेगा और पेपर में नॉर्मली ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 1B करके ऐसा प्रॉब्लम मिल ही जाता। 1 में नहीं मिला तो 2 में रहता, 1 और 2 अपने को पता है यूनिट 1 पर रहेंगे और वहां ये प्रॉब्लम मिल ही जाएगा। यू विल बी गेटिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पक्का वैसा मिलता है। अब सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते समय ऐसा बोलते हैं कि अगर अपने को P2 की वो वैल्यू चाहिए कि मेंबर्स ने इक्विलिब्रियम में रहना है, तो अपन सबसे पहले फोर्स लॉ अप्लाई करते, एज समेशन F शुड बी इक्वल टू 0 माइनस P1 लेफ्ट में जा रहा करके प्लस P2 राइट में जा रहा करके माइनस P3 लेफ्ट में जा रहा करके प्लस P4 शुड बी इक्वल टू 0। लेफ्ट में गया तो माइनस, राइट में गया तो प्लस, लेफ्ट में जा रहा माइनस, राइट में गया प्लस। ये था माइनस 45, P2 पता नहीं, माइनस 450 प्लस 130 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को P2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो इफ यू सॉल्व दिस ये होगा 45 प्लस 450 यानी 495, उधर जाके प्लस माइनस 130, ये वैल्यू आती 365 किलो न्यूटन। यानी P2 की वैल्यू जो दी नहीं है वो है 365 किलो न्यूटन। अगर ये पार्ट में P2 की भी वैल्यू दे दे तो प्रॉब्लम ज्यादा सिंपल हो जाता। फिर अपने को कोई वैल्यू ऑफ P2 खुद हो के नहीं निकालनी है, अगर प्रॉब्लम में यहाँ की वैल्यू दी हो तो। नहीं दी हो तो इक्विलिब्रियम में बॉडी को रखना था, मेंबर को रखना था, इसलिए समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0 लिया। लेफ्ट में गया माइनस P1, राइट में गया प्लस P2, लेफ्ट में गया माइनस P3, राइट में गया प्लस P4 इक्वल टू 0। तीन वैल्यूज पता थी, P2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब P2 है अपने पास 365 किलो न्यूटन। यानी इस प्रॉब्लम को अगर आगे बढ़ाना है तो P1 है 45 किलो न्यूटन, P2 अब अपन ने निकाला 365 किलो न्यूटन, P3 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दी थी 450 किलो न्यूटन और P4 की वैल्यू है 130 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यूज के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन या टोटल इलॉन्गेशन ऑफ दिस मेंबर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? When a member is subjected to number of loads, यहाँ P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, तो जो resulting strain होगी वो algebraic sum होगा of all the strains due to individual load due to each load।
Now how to proceed to solve this particular problem, इसके आगे वाला पार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि मेंबर कितने सेक्शन से बना है, कितने पार्ट से बना है। तो यहाँ 3 पार्ट है, एक ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी डी। सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा है, तो पहला पार्ट है ए बी। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है, तो दूसरा पार्ट है इसका, मैं यही बाजू में बनाता हूं, दूसरा पार्ट है बी सी। और तीसरा पार्ट कौन सा है, तो तीसरा पार्ट इसका है सी डी। रिमेंबर वन थिंग, ये लेयर बी जो यहाँ पर है वही एग्जैक्टली सेम लेयर ये है। सी की जो लेयर यहाँ मिल रही वही लेयर यहाँ पर है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया 1200 mm, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 600 mm और ये हो गया 900 mm, 900 mm। दिस इज ए बी बी सी सी डी। पहले वाले पार्ट का एरिया था 625, दूसरे का एरिया था 2500, तीसरे का एरिया था 1250 mm स्क्वायर में एरिया होगा। यूनिट लिखने हैं तो mm स्क्वायर, इसका भी mm स्क्वायर, इसका भी mm स्क्वायर। अब अपने को डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए वाला पार्ट पता है। P1 की वैल्यू अगर 45 किलो न्यूटन है, अगर इधर 45 किलो न्यूटन लगाया तो डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए लगाने के लिए इधर भी 45 लगाना ही पड़ता, दैट इज फिक्स। क्योंकि डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए तभी चलता जब इधर जितना लोड हो उतना ही इक्वल, और अगर पुलिंग नेचर है तो दोनों तरफ पुलिंग नेचर होना, पुशिंग नेचर है तो दोनों तरफ पुशिंग नेचर होना। अगर ये 45 पुलिंग नेचर का है तो इधर भी 45 पुलिंग नेचर का, टेंसाइल नेचर का होगा, तो ये लगा सकेंगे। अब एक्चुअली देखो यहाँ लगाए कितने आपने 45, लगाने कितने थे 365। देखो दिस इज द सेम लेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 365 लगाना था राइट में, 45 लगा चुके राइट में, कुछ तो भी बचता और राइट में कितना बचेगा, तो 365 लगाना था, 45 लगा चुके, इसमें से 45 कम कर दिए तो शायद ये आता 320, है ना। 5 5 कट गए, 4 में से 2 बचेंगे, 6 में से 4 गए तो 3 में से कट गए। अब डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई लगाना है तो रूल ये बोलता कि इधर जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही उधर आने को होना है दूसरी साइड। ये जिस नेचर का है उसी नेचर का उधर आने को होना। तो अगर ये पुशिंग नेचर का है तो ये भी पुशिंग नेचर का, इधर भी 320 आने को होना। ये 320 कहाँ से लाया, चीजों को समझ लो। ये 45 था तो ये 45 लगाया, ये जितना है उतने मैग्नीट्यूड का इक्वल नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड नेचर और सेम। पुलिंग हो तो पुलिंग, पुशिंग हो तो पुशिंग। तो 45 को 45 लगा दिया था, लगाना था 365 इस लेयर पे, लगाया था 45, राइट में जाने वाला था, राइट में ही गया लेकिन सिर्फ 45 गया, 320 बचा था तो ये 320 लगा दिया। ये 320 अगर पुशिंग नेचर का है, कॉम्प्रेसिव है, तो इधर भी 320 आने को भी 320 ही है। अगर ये पुशिंग नेचर का है तो इधर भी पुशिंग नेचर का आने को ना है, क्योंकि डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ई तभी अप्लाई होता जब दोनों तरफ लोड इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, नेचर भी सेम हो। लगाना था 365 लेफ्ट, ये P3 कितना था 450, तो जाना था 450 लेफ्ट में, चले गए सिर्फ 320, और कितना बचा, और कितना बचा, तो 450 माइनस 320, 450 में से 320 हटा दो, कितने बचेंगे, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 यानी 3, एंड 4 माइनस 3 यानी 1, 130 किलो न्यूटन बचेंगे। अगर ये 130 इधर के साइड है तो नेचुरली इधर भी 130 लगने को होना, तभी डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ई लगेगा। और अगर सब बरोबर है तो ये वाली वैल्यू, ये डायरेक्शन वही होगी जो डी पे एक्ट करेगी प्रॉब्लम में। देखो P4 राइट में जा रहा था, 130 ही था, P4 यहाँ 130 ही आया, राइट में जा रहा, तो ये प्रॉब्लम बरोबर हो गया। But this is the simple technique of splitting out that particular part. ये जमता है तो then there is no problem in principle of superposition. एरिया सेम रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंट रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेंथ सेम रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, अलग रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं। शुरू कैसे किया देख लो, इधर 45 था, इधर 45 लगाया, जितना इधर लगाया उतना इधर लगाना ही पड़ता,
इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इधर आएगा, ये कूलिंग नेचर का हो तो पुशिंग नेचर का। बिंदास 45 लगा दिया। लगाना कितना था 365, लगाया कितना 45, कितना बचा तो 365 माइनस 45 320। किधर जाना था तो राइट में, तो राइट में चले गए। अब इधर जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर आने को ना, इधर जैसा है कॉम्प्रेसिव तो इधर भी कॉम्प्रेसिव आने को ना। 320 लगा दिया। ये लेयर सी थी, सी पे लगाना कितना था तो 450, जाना किधर था तो लेफ्ट, कितना लगाया तो 320, किधर गए तो लेफ्ट, यानी और कितना जाना बचता तो 450 माइनस 320 बचा 130, 130 लेफ्ट। अगर ये 130 है तो इधर 130 आने को ही होना। ये पुलिंग नेचर का है तो ये पुलिंग नेचर का आने को ही होना। तो इधर 130 था इसलिए 130, पुलिंग था तो पुलिंग। और अगर सब बरोबर है तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ पर P4 पे मिल रहा है। Once you had done this, next part is just simple. Delta L is PL upon AE for first part, delta L for AB, delta L for BC is also PL upon AE, and delta L for CD जो तीसरा पार्ट है वो भी PL upon AE होगा। अब ये पुलिंग नेचर का है तो there will be increasing length, ये पुशिंग नेचर का है तो there has to be decreasing length, ये पुलिंग नेचर का है तो there has to be increasing length। वैल्यूज पुट अप कर दोगे। पहले वाला 45 किलो के 10⁻³ लेंथ है 1200, एरिया खुद कितना था इसका तो 625, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है तो 2.1 × 10⁵। इसके लिए जाओगे तो लोड कितना है तो 320 × 10⁻³ किलो का, 600 की लेंथ है, एरिया कितना है तो 2500, लेंथ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है तो 2.1 × 10⁵। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 130 × 10⁻³ लेंथ है 900, एरिया फॉर दिस पार्ट इज 1250, 2.1 × 10⁵। If you solve this particular part, 45 × 10⁻³ into 1200 upon 625 into 2.1 into 10⁵, you will get 0.4114 mm। सेकेंड पार्ट के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -0.3657 mm। ये माइनस क्यों आया तो माइनस का मतलब बेसिकली क्या होता तो डिक्रीजिंग लेंथ हो रही, डिक्रीज क्यों है तो कॉम्प्रेसिव है। तीसरे पार्ट के लिए पुलिंग नेचर है, वैल्यू आती 0.4457 mm। लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था PLP, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था टोटल चेंज इन लेंथ इज अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन लेंथ या स्ट्रेन ड्यू टू इंडिविजुअल लोड। पहला वाला था 0.4114, दूसरा -0.3657, तीसरा पार्ट था 0.4457। if you add these three parts you will get the total change in length. Total change in length comes out to be 0.4914 mm। प्लस है तो इसका मतलब there will be increase in length। Remember one thing, सुपरपोजिशन के सारे प्रॉब्लम्स का मेन पार्ट है ये वाला। जब आप स्प्लिट करते हो एरिया सेम रहता तो एरिया तीनों में सेम आता है, अलग अलग है तो अलग अलग आया, बाकी कोई चेंज नहीं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका नाम होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीडियो नंबर 2। कंसेप्ट का क्या इसमें पढ़ा अपन ने तो इसमें अपन ने पहले पढ़ा इस वीडियो में चेंज इन लेंथ व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड का एक्सप्रेशन, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज and how to solve problems of principle of superposition। होप कि तुमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फंडामेंटल भी समझा होगा और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना वो भी ध्यान में आया होगा। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके देखो, साइड बाय साइड वीडियो को रखते हुए एनालाइज करके देखो, कैलकुलेशन चेक करके देख लो। फिर भी करते समय, वीडियो सुनते समय, देखते समय कुछ प्रॉब्लम आए तो यू कैन directly call me without hesitating on my numbers
9372643264 या फिर 9372851339। ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पर भी डिफिकल्टीज पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हो। इसके आगे वाले वीडियोस को भी सुनने के लिए आपको इंटीमेशन मिल जाए, आपको पता चले कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नया वीडियो मेरा कौन सा आया है, उसमें कौन से बेसिक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है, शायद कंपोजिट बार हो, चाहे थर्मल स्ट्रेसेस हो, या आगे जाके एक्सप्रेशंस हो ऑफ रिलेशंस बिटवीन ईसी एंड के। आप मेरे यूट्यूब चैनल को, अनित पेंडारीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आपको इंटीमेशंस भी मिलती रहे। अदर देन दैट, अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो या इसके पहले वीडियोस बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के रिगार्डिंग, आप अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर्स 9372643264 या 9372851339। थैंक यू।